उत्तर प्रदेश में एक शहर है इटावा, आप लोग तो जानते होंगे वहां क्या होता था। तरह तरह के डांस वहां होते थे। इटावा शहर में एक कलेक्टर था, इसलिए जिन्होंने आप पे राज किया वो आपकी साइकोलॉजी को जानते थे। 1857 में जो मेरठ से क्रांति शुरू हुई और एक आम भारतीय ने हथियार उठा लिए, तो पहली बार डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भारतीयों का अंग्रेजों से हुआ। उसमें अंग्रेज मारे गए बहुत से, लेकिन अंग्रेजों ने उस क्रांति को किसी तरह शांत किया और बहुत खामोशी से, आपको पता ना चले, उसका इलाज ढूंढा। 1870 की गलती उन्होंने किस तरीके से ठीक की और एक ऐसी प्लानिंग की कि आज भी हम समझ नहीं पाए। इसलिए जब हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम वहां से शुरू करें जहां से हमारा दिल कर रहा है, यह नहीं होता। 1857 के डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बाद इटावा में एक कलेक्टर था अंग्रेज, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस कलेक्टर को क्या जिम्मेदारी दी गई है। उसने अपना काम बहुत हल्के फुल्के अंदाज में किया और आज भी हमारे युवा बच्चों को यह बात नहीं पता होगी, और पता होगी तो सिर्फ इसलिए कि उसको सही आंसर लिखने से नंबर मिलेंगे, बस यहीं तक पता है। इटावा का कलेक्टर का नाम था A.O. ह्यूम, जिसने 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। यह दुनिया का आपको अजूबा नहीं लगता है कि जो लोग आपको गुलाम बनाने आए, गुलाम बनाया, उन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी कि अब हम तुम्हें अंग्रेजों से आजादी दिलाएंगे। और हम इतने मूर्ख हैं कि वो खुलेआम कह रहा है, तब भी हम कह रहे हैं कि कितने अच्छे लोग हैं ये। यही गुलाम बनाए हुए हैं, यही आजादी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में उसकी नींव रख रहा है। He was founder of the Indian National Congress in 1885. और हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई है। 4-4, 5-5 आज के युवाओं बच्चों के लिए कहता हूं, आप किसको वोट दें किसको ना वोट दें, यह मेरा डिस्कोर्स नहीं है, लेकिन आप जब भरी सभा में 10 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने बोले तो आपके तथ्यों को कोई काट ना सके, सिर्फ इतना ही मेरा एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है। तर्कों पे, तथ्यों पे इस सभा में जितने लोग आए हैं, कोई भी कहीं मिल जाए जो वो अकेला खड़े होकर बोले तो उसके तथ्य और तर्क इतने मजबूत होने चाहिए कि भले ही आपसे वो दो राय रखता हो, भले ही उसको आपका नाम पसंद ना हो, लेकिन आपकी बात को काट ना सके। यही मेरा एजेंडा है। आप सोचिए, 1885 में कांग्रेस बनी, ह्यूम साहब उसके फाउंडर थे। 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन में जॉर्ज यूले दूसरे प्रेसिडेंट थे। 1889 में विलियम वेबर थे उसके प्रेसिडेंट। 1894 में एल्फ्रेड बेब थे और 1904 में हेनरी कॉटन साहब थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार अंग्रेज रहे और हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि हम अंग्रेजों से आपको निजात दिलाएंगे। इसलिए किताबें वो पढ़िए जो उस घटना में मौजूद थे और उन्होंने लिखी थी, उन्होंने उसका वर्णन किया है, उन किताबों को पढ़िए। ये सेकंड सोर्स और थर्ड सोर्स से जब आप पढ़ते हैं तो कुछ लोग जो हैं अपनी दुकान चलाने के लिए अपना ही लिखा पढ़ते हैं बस,
और उसी को सच समझते हैं। उनको लगता है जो हमने लिखा है वही सच है और दूसरे का हमें मानना नहीं है, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए आज उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। उन पूरी घटनाओं को आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि 1946 में किस झूठ फरेब के साथ जिस शख्स को 14 वोट मिले उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और जिसे एक भी नहीं मिला उसे बना दिया गया। आपसे कोई पूछे कि यह कहां का रेफरेंस है, पूछ सकता है आपसे कोई, आप सीना ठोक के कहिएगा आचार्य जेबी कृपलानी जिस वक्त वो चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी उस पूरे प्रोसेस में आचार्य जेबी कृपलानी साहब इंटीरियम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनकी देखरेख के अंदर वो जो 14 वोट थे वो खुले और उनके सामने सब गिने गए। इसलिए जेबी कृपलानी साहब ने किताब लिखी। इन किताबों का जिक्र कोई नहीं करता क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने यही किताब बता दी तो हमारे झूठ को कौन पढ़ेगा, तो भारत माता की जिंदाबाद कहने के लिए लोग कहां मिलेंगे हमें। आचार्य जेबी कृपलानी ने उस पूरी घटना का वर्णन किया है अपनी किताब में और उस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ एंड थॉट। पेज नंबर 248, 249, 250 पर वो पूरी प्रोसीडिंग लिखी है कि किस तरह गांधी जी ने सरदार पटेल को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। उस किताब में बहुत सारी बातें हैं, उसी में एक बहुत खूबसूरत रेफरेंस है। इसलिए कभी कभी भाषा की मर्यादा को दिमाग में रखना चाहिए। गाली देना बुरी बात नहीं है, गाली आनी चाहिए लेकिन सही जगह पे इस्तेमाल करिए। किसी भी शब्द का इस्तेमाल वैसे ही है कि कोई पागल कुत्ता आपके सामने आ जाए और आपको लगे ये काट ले तो आपके रुको रुको मैं मंत्रों का उच्चारण करता हूं अभी। इसीलिए कोई पागल अगर गाली की भाषा समझता हो तो मजबूर होकर गाली दीजिए, बगैर मतलब की गाली मत दीजिए। अपनी बात को कहने का अंदाज होना चाहिए। आप बात भी कह दें और लोग समझ भी जाएं